जैसा कि आज हमें क्लास 10th के जो है चैप्टर सेकेंड जो कि नियंत्रण एवं समन्वय होता है चैप्टर है, उसमें के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं हम आज उसे पढ़ेंगे। जो बिहार बोर्ड में जो है लगातार आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार से होता है। अगर इसके हम उत्तर की बात करें तो पादप में जो है प्रकाश अनुवर्तन यह पौधे में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। यानी पौधे में जो है, पौधे में कुछ पौधे को देखते होंगे, पौधे में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है ना, तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है, प्रकाशानुवर्तन में जो है पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं, है ना। प्रकाश अनुवर्तन में यानी कि इस क्रिया में जो है, इस क्रिया में पौधे जो है, पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं, प्रकाश की ओर गति करते हैं, जिसे प्रकाशानुवर्तन क्रिया कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन क्रिया कहते हैं। यानी पौधे में जो है बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें जो है गति भी होती है ना। इस क्रिया में जो है पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं, जिसे प्रकाशानुवर्तन क्रिया कहते हैं, है ना। इस प्रकार की गति जो है तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार जो गति है, इस प्रकार की गति यह जो है पौधे के शीर्ष भाग जो कि पत्ती होती है, पत्ती में दिखाई देती है, पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हो गया। फिर अगर बात करें हम अगला सवाल के, तो अगला सवाल है हार्मोन क्या है ना। हार्मोन क्या है एवं दो पादप हार्मोन के जो है नाम बताने के लिए कह रहा है। दो पादप हार्मोन के नाम क्या हैं। तो इसकी परिभाषा में हम देखेंगे कि पोषक तत्वों को छोड़कर, है ना, यदि कोई अन्य रसायन पौधे की वृद्धि, विकास, पुष्पीभवन, फलों के विकास, पकने की क्रिया, है ना, पतझड़ और बीजों के अंकुरन जैसी क्रियाओं को प्रभावित या नियंत्रित करे तो इसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। क्या परिभाषा होगा इसका? यदि पोषक तत्वों को छोड़कर, यानी पौधे में जो है, पौधे में पोषक तत्व को छोड़कर
पोषक तत्व को छोड़कर, आप लोग जो है साथ में इसको लिखते चलेंगे ताकि लिख लेंगे तो रिवीजन करने में जो है आसान बनेगा। आप लोग इसे लिखते चलिए, जितना बेहतर होगा लिखना, जितना मतलब लिखेंगे उतना बेहतर होगा। तो पोषक तत्वों को छोड़कर यदि कोई अन्य रसायन पौधे की वृद्धि, विकास, पुष्पीभवन या फलों की विकास या वृद्धि तथा पकने में या अंकुरन होने में जो क्रिया है ना, अंकुरन में प्रभावित या नियंत्रण करे, है ना, अंकुरन में प्रभावित या नियंत्रण करता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। उसे पादप हार्मोन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी कह रहा है हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन में यानी पोषक तत्व को छोड़कर, है ना, पोषक तत्व को छोड़कर यदि कोई अन्य रसायन, है ना, पौधे के वृद्धि हो या विकास हो या फलों की वृद्धि हो या फलों के पकने में या अंकुरन में प्रभावित या नियंत्रित करे, उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं, है ना। इसे जो है हम वृद्धि नियंत्रक रसायन भी कह सकते हैं, है ना। इसे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे तीर्थ करके, इसे वृद्धि नियंत्रक रसायन भी कहते हैं। हो गया। यानी इसे जो है पादप हार्मोन को हम वृद्धि नियंत्रण रसायन कहते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो पादप हार्मोन का भी नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो दो पादप हार्मोन के नाम में जो है पहला पादप हार्मोन होगा ऑक्सीन, पहला है पादप हार्मोन ऑक्सीन, और दूसरा में होगा जिबरेलिन्स। यानी दो पादप हार्मोन भी हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है पादप हार्मोन क्या है ना। सिर्फ पादप हार्मोन क्या है। यहाँ पर जो है दो पादप हार्मोन के नाम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है पादप हार्मोन क्या है, इसकी परिभाषा पूछ रहा है ना। पादप हार्मोन क्या है, इसकी परिभाषा में है। जब वही उसका होगा कि पादप जो है कुछ रासायनिक पदार्थ की वृद्धि होती है, ये उनकी गतिविधि को नियंत्रित तथा समन्वय करते हैं, तो वे रासायनिक पादप हार्मोन कहलाते हैं, है ना। तो लिख लीजिए परिभाषा इसका। हालांकि इसे जो पिछला क्वेश्चन है उसका जो बताए थे उत्तर, उसका भी यही आंसर होगा। आप चाहे तो वो लिख सकते हैं, तो हम अभी इसको लिख देते हैं। जैसे इसका उत्तर पादप हार्मोन में है, इसका उत्तर कह रहा है कि पादप में जो है कुछ रासायनिक पदार्थ की वृद्धि होती है ना। पादप में
पादप में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। ये उनकी गतिविधि को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं, है ना। वृद्धि होती है तथा ये उनके वृद्धि को नियंत्रण तथा समन्वय करती हैं। वृद्धि को नियंत्रण तथा समन्वय करती हैं। उसे पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? यानी पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो इसका परिभाषा में है, पीयूष ग्रंथि जो है सबसे पहले जानेंगे, यह मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है ना। मस्तिष्क के जो है आधार तल में पाई जाती है ना, जिसे ऑप्टिक काइज्मा के पीछे सेलाट टिश्यू गुहा में बंद रहती है ना। सेलाट सिका गुहा में बंद रहती हैं। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित ना हो, है ना। इसी कारण से इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि को जो है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो हम इसको अगर परिभाषा लिखें तो पीयूष ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि पीयूष ग्रंथि लिखेंगे हम। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल में स्थित होते हैं, जो ऑप्टिक काइज्मा के पीछे सेलाट सिका गुहा में बंद रहती हैं। सेलाट सिका गुहा में बंद रहती है। शरीर के सभी अंग इससे जुड़ा होता है। सॉरी, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार तल में स्थित होते हैं, जो ऑप्टिक काइज्मा के पीछे सेलाट सिका गुहा में बंद रहती है ना। शरीर के जो है सभी अंग इससे जुड़ा होता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसीलिए
यानी शरीर के जो है लगभग सारे अंग जो है इससे जुड़ा होता है, उसे इसीलिए क्या कहते हैं, इसको मस्तिष्क ग्रंथि कहते हैं। वही अब अगला सवाल की बात करें, अगला सवाल के तो मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन पूछ रहा है। मस्तिष्क के जो है महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसको वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो हम इसकी बात करेंगे मनुष्य के जो है मस्तिष्क के तो मनुष्य के जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के कार्य जो है सबसे प्रथम में लिखेंगे हम निम्नलिखित हैं। मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क के कार्य निम्न है ना, निम्न है। एक नंबर में लिखेंगे मस्तिष्क का जो काम है वह आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेग का विश्लेषण करना। यानी पहला काम है आवेग को ग्रहण करना, आवेग को ग्रहण करना और ग्रहण किए गए आवेग को, ग्रहण किए गए आवेग, किए गए आवेग को विश्लेषण करना। यानी मस्तिष्क जो है वे सभी शरीर से जो शरीर के जो है विभिन्न अंगों से जो लेता है आवेग, उसको ग्रहण करता है और उसके बाद जो है उसको मतलब कि उसको जांचता है, परखता है, उसको विश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है। यहाँ विश्लेषण में जो है ल छूट गया, विश्लेषण है ना, आप अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, 2 नंबर में काम है इसका, दूसरा काम है इसका, कार्य नंबर दूसरा है कि ग्रहण किए गए आवेगों को जो है अनुक्रिया करता है। यानी पहले नंबर में है आवेग को ग्रहण करता है, उसके बाद इसका जो है आवेग का क्या करता है, तो करता है विश्लेषण, और फिर है इसके बाद आवेग जो ग्रहण किए गए आवेग हैं उसको अनुक्रिया करता है। यानी ग्रहण किए गए आवेग को, ग्रहण किए गए आवेग को अनुक्रिया करना, यानी पुनः इसका उपयोग में लाना, अनुक्रिया करना, यह भी इसका क्या है, तो कार्य है। 3 नंबर में कह रहा है कौन सा कार्य है, 3 नंबर में है विभिन्न आवेग का जो है सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों को कुशलतापूर्वक समन्वय करना। यानी अगला कह रहा है कि विभिन्न जो है आवेग का सहबंधन कर, यानी विभिन्न प्रकार के जो है आवेग को एक साथ मतलब आबद्ध करके विभिन्न आवेगों का सहबंधन कर, है ना, सहबंधन कर, सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों को जो है विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक, विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक समन्वय करना, समन्वय करना, है ना। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन की बात, तो अगला क्वेश्चन में है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। यानी अब पूछ रहा है कि जो आयोडीन होता है मनुष्य में, आयोडीन की कमी से जो रोग होता है ना, घेंघा रोग, है ना, गैस्ट्रो रोग कहते हैं जिसको, तो वो रोग जो है वो कैसे होता है, मतलब क्या कौन से चीज़ की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे होती है, ये पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं 9th 10th में जो है पढ़े ही होंगे कि आयोडीन की कमी से जो है सबसे प्रथम घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जो गले के पास जो होता है नीचे में होता है, वो फूल जाता है गले और जब बड़ा हो जाएगा गला, तो वही जो है किससे होता है, तो आयोडीन की कमी से। तो अगर परिभाषा की बात करें इसकी,
तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो है सबसे प्रथम होता है कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है उचित मात्रा में नहीं निकल मतलब नहीं हो पाता है ना, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार जो है वह काफ़ी बढ़ जाता है ना, और इसके फलस्वरूप गले में हो जाता है सूजन, है ना। तो शरीर के इस अवस्था को क्या कहते हैं हम? घेंघा रोग नाम दे दिए हैं। क्या कह रहा है परिभाषा में, हम लिखते हैं परिभाषा इसका। इसकी परिभाषा हम अगर लिखें तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना। आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग ये हो गया पहला जवाब जो कि पूछा था वहाँ पे। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। अब पूछ रहा है कि यह बीमारी जो है कैसे होता है। अब पूछ रहा है कैसे, तो कैसे का जवाब देंगे हम कि आयोडीन की कमी के कारण जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में नहीं निकल पाती है। यानी आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में नहीं निकलता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। है ना। शरीर की इस अवस्था को हम घेंघा रोग कहते हैं। घेंघा रोग तो आज के लिए जो है हम इतना ही छोड़ देते हैं, और जो बच गया क्वेश्चन उसको हम फिर पार्ट 2 में देखेंगे, है ना। पार्ट 2 लेकर के आएंगे इसी का जो बच गया है इसे, और उसको हम देखेंगे पार्ट 2 में, जो कि कल